अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गलिवर्स ट्रेवल्स पार्ट 3 लप्यूटा के साथ once again we are here for chapter number 5 to 11. So let's begin with chapter number 5. जी चैप्टर नंबर 4 तक हम पढ़ चुके जी। लप्यूटा पहुंच गया और बहुत सारी जगह विज़िट कर ली गलिवर ने। और अभी हम चैप्टर नंबर 5 में ये पहुंच रहे हैं कि गलिवर विजिटेड ग्रैंड एकेडमी एट बेलनी बर्बी। यहाँ पर एक ग्रैंड एकेडमी है जिसको विज़िट किया गलिवर ने एंड स्पेंट हेयर मैनी डेज़। बहुत सारे दिनों के लिए उसने विज़िट करता रहा है जी। और उसमें उसने क्या देखा, उसके लिए एकेडमी का एक प्रॉपर जो उसका स्ट्रक्चर है वो बता रहा है हमें जी। दैट दिस एकेडमी वॉज अ लार्ज बिल्डिंग comprising 500 rooms, each room containing one or more projectors which looked old and dirty. उसने बताया कि जिसमें 500 रूम्स थे और हर रूम में एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्टर्स मौजूद थे और वो सारे के सारे प्रोजेक्टर्स जो थे वो बहुत गंदे और बहुत पुराने मालूम होते थे। वन प्रोजेक्टर एक्सट्रैक्टिंग sunbeams फ्रॉम cucumbers। अब ये हमें बता रहा है गलिवर कि वहाँ उन प्रोजेक्टर्स पर क्या क्या काम हो रहे थे। नंबर 1 इज़ दिस, वन प्रोजेक्टर वॉज एक्सट्रैक्टिंग सन बीम्स फ्रॉम cucumbers, यानी cucumbers से वो सन बीम्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वन टू कन्वर्ट बैक ह्यूमन एक्सक्रीशन इनटू ओरिजिनल फॉर्म, and second task was to convert human excretion back into its original form, यानी कि ये काम भी कर रहे थे। नंबर 3, वन टू टर्न आइस, यानी वन प्रोजेक्टर वॉज टू टर्न आइस इनटू गन पाउडर, यानी उसका टास्क ये था कि आइस को गन पाउडर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट वॉज एन आर्किटेक्ट वॉज ट्राइंग टू बिल्ड द हाउस फ्रॉम रूफ डाउनवर्ड्स। एक आर्किटेक्ट जो था वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि वो किस तरीके पे रूफ से छत घर बनाना, यानी छत से घर बनाना शुरू करे और बनाते बनाते वो नीचे बेसमेंट तक आ जाए। नेक्स्ट इज़ अ ब्लाइंड आर्टिस्ट वॉज टीचिंग ब्लाइंड स्टूडेंट्स टू मिक्स कलर्स बाय देयर स्मेल्स, यानी वो अपने जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे उनको ये सिखा रहा था कि किस तरह से कलर्स को स्मेल करके आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर्स हैं जो हैं उनको मैच करना है और उनको मिक्स करना है, यानी उनकी कलर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी स्मेल्स पर डिपेंड करती हैं, ये वो उनको बता रहा था जी। नेक्स्ट वॉज न्यू वे ऑफ प्लोइंग, और वो क्या था, टू बरी फूड एंड टर्न द एनिमल्स लूज टू रूट इट आउट, के पहले वो खाने को दबा देते थे और उसके बाद फिर वो अपने एनिमल्स को छोड़ देते थे खुला के वो जाएं और उसमें से खाना जो है वो अपना निकालें। तो जब वो निकालते थे तो ऑटोमेटिकली जो ज़मीन होती थी, जो ग्राउंड होता था, उसमें उनको ख़ुद से प्लोइंग करने की ज़रूरत नहीं रहती थी कि वो एनिमल्स जो थे वो जब उसको अपने जो अपने हूफ्स के साथ या अपने जो अपने पैर थे, हाथ थे, उसके साथ जब उसको डिगिंग करते थे तो वो ऑटोमेटिकली वो प्लोइंग हो जाती थी। तो दीज वर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि वहाँ चल रहे थे। नेक्स्ट आर दीज one feeding spiders, one projector was feeding spiders with colored slice to make them produce colored webs। अब ये एक और प्रोजेक्ट था और वो ये था कि एक प्रोजेक्टर जो था वो स्पाइडर्स के ऊपर काम कर रहा था कि स्पाइडर्स को वो कलरफुल फ्लाइज खिलाते थे, इन उनको खाने के लिए कलरफुल फ्लाइज देते थे और वो उससे उनका पर्पस ये था कि वो जब वेब्स बनाएं अपने, यानी अपने जो जाले जब वो बुने तो वो भी कलरफुल होने चाहिए हैं। One claimed to cure disease with the help of bellows, means loud bangs, an experiment done on a dog who died। जी, अब गलेवर ने देखा कि एक जो साइंटिस्ट है या एक जो प्रोजेक्टर या एक आर्ट जो वहाँ पर आर्टिस्ट है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो डिज़ीज़ को क्योर करे। किस वजह से? ऊंची ऊंची साउंड्स के साथ, लाउड बैंग्स के साथ। और उसने एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर और डॉग जो है वो मर गया उस साउंड की वजह से। और इससे गालिवर जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और उसको लगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
One professor was busy in condensing air into a solid substance. अब ये इस पे काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे कि एयर जो है उसको इतना कंडेंस किया जाए कि वो एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाए. जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो बड़े अच्छे से जान सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंसेस के, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. इनके सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं. तो जो एयर होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. तो उसका ख्याल था प्रोफेसर का कि मैं इन मॉलिक्यूल्स को करीब लेकर आऊँ, इतना ज़्यादा उसको कंडेंस करूँ एयर को कि वो एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाए जिसको कि हम देख भी सकें, हाथ भी लगा सकें. और सेकंड जो प्रोजेक्ट था वो था मेकिंग मार्बल सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज पिलोज. कि मार्बल जो है, मार्बल किसको कहते हैं, वो जो आप पत्थर यूज़ करते हैं आपके घरों में अक्सर टाइल्स में यूज़ होता है, आपके जो किचन की शेल्व्स होती हैं वहाँ पर यूज़ होता है, तो फ्लोर्स में आप यूज़ करते हैं. तो वो जो मार्बल है उसमें उनका ख्याल था कि उसको इतना सॉफ्ट कर दिया जाए कि उसको आप पिलो के तौर पर भी यूज़ कर सकें. नेक्स्ट वाज टू टर्न द हूफ्स ऑफ अ लाइव हॉर्स इनटू स्टोन. के जो हॉर्स की हूफ्स हैं उनको इस तरह से उसके साथ कुछ रिएक्ट किया जाए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए कि उसको स्टोन में बदल दिया जाए कि जिसकी वजह से हॉर्स को कोई तकलीफ़ नहीं हो. एंड प्रोड्यूसिंग अ ब्रीड ऑफ शीप डिवॉइड ऑफ वूल. और शीप की ऐसी एक नस्ल तैयार करना कि जिनके ऊपर वूल ना हो, यानी वूल से बग़ैर वो एक शीप बनकर तैयार हो, एक ब्रीड बनकर उनकी नस्ल तैयार हो. Another professor along with the students was busy in creating a machine. और एक और प्रोफेसर साहब जो हैं वो बिज़ी हैं एक मशीन क्रिएट करने में. वो क्या थी? विच कुड मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ ब्रोकन सेंटेंसेस और फ्रेजेस बाय जॉइनिंग देम. कि जो उसके स्टूडेंट्स थे वो कुछ फ्रेजेस को या छोटे सेंटेंसेस को पकड़ कर उस मशीन में डालेंगे और मशीन जो है वो उन सारों को जॉइन करके नए जो सेंटेंसेस हैं या बड़े सेंटेंसेस उनको बना सकेगी. सो दैट वाज द टास्क जो वो वहाँ कर रहे थे जी. तो गलिवर विजिटेड अ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस ऑल्सो वेयर ऑल वर्ड्स वर बीइंग ओमिटेड. और वहाँ पर प्रोजेक्ट ये चल रहा था कि तमाम वर्ड्स को ओमिट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, एक्सेप्ट फॉर नाउन्स, सिवाय इसके कि नाउन्स रहें. इट टू शॉर्ट द डिस्कोर्स. और उसकी रीज़न क्या थी? ताकि गुफ्तगू जो है, जो आपस में बातचीत है, उसको शॉर्ट किया जाए, छोटा किया जाए, नहीं लंबी लंबी बातें नहीं करनी पड़े, छोटी सी बातें करनी है. उन छोटी सी बातों में सिर्फ नाउन्स को बोला जाए, बाकी सारे वर्ड्स को निकाल दिया जाए. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको समझना चाहें, आप कह सकते हैं कि असलम आम. तो नाउन्स बोले तो फिर अब आप इससे खुद समझ लीजिए कि असलम आम खा रहा है या असलम फेंक रहा है या फ्रीज़ कर रहा है या सेव कर रहा है या सेल कर रहा है या बाय कर रहा है. कुछ भी क्लियर नहीं. लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ नाउन्स जो हैं वो उनको रखना है, बाकी सब चीज़ों को ओमिट कर दीजिए. इवन ट्राइंग टू अवॉइड स्पीच. यहाँ तक कि वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जी स्पीच ही बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, यानी कि नाउन्स भी ना बोलें. आप इतनी हद है कि आप नाउन्स भी छोड़ दीजिए. और नाउन्स क्यों छोड़ दीजिए? सो दैट लंग्स कुड बी सेव फ्रॉम हार्ड वर्क इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स. कि जब आप नाउन्स बोलते हैं या दूसरे वर्ड्स बोलते हैं तो उसकी वजह से आपके लंग्स को एफर्ट करना पड़ती है और वो वीक भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी जो है अफेक्ट हो सकती है. इसलिए आप बोलना छोड़ दीजिए ताकि आपका लंग्स को ये एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े और आप हेल्दी रह सकें. और उसके लिए उनके जो टू पर्पसेस थे सब में करने के लिए, वो टू सब्जेक्ट्स में से एक जो है वो हमने एज इट इज़ एक एक्सट्रैक्ट लिया, एक लाइन लिया है हमने अपने नावल से. टू द ग्रेट इज़ एज वेल एज हेल्थ ऑफ द सब्जेक्ट्स. आसानी भी हो जाएगी और लोगों की हेल्थ भी स्टोर रहेगी, मेंटेन रहेगी. नंबर 2 इज़ टू डेवलप इट एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. और फिर दूसरा ये है कि ये जो स्पीचलेस स्पीच होगी ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाएगी. यानी बाय डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट. उनका तरीक़ाकार ये था कि जी आप बोलें ना, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को दिखाएं और अगले बंदे को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. तो चूँकि उसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो आप दुनिया में किसी भी जगह पर जाएंगे, आप उसको शो करेंगे तो वो अगले को समझ आ जाएगी. तो उनको ये लगा कि दैट कुड बी अ यूनिवर्सल लैंग्वेज इट इज़ इफ़ इट इज़ अप्लाइड.
नेक्स्ट स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का विजिट किया जी गलिवर ने, वेयर दे वर टॉट ज्योमेट्री बाय मेकिंग देम ईट वेफर्स विद डेमोन्स्ट्रेशन रिटन ऑन देम। अब यहाँ पर गलिवर ने क्या देखा कि जी उनको बच्चों को वेफर्स खिलाए जा रहे हैं, यानी बिस्किट्स खिलाए जा रहे हैं, और उनके ऊपर तमाम डेमोन्स्ट्रेशन जो है ज्योमेट्री की, यानी सारे फार्मूला लिखे हुए हैं उसके ऊपर। बिल्कुल वैसे इमेजिन करिए आप डोरेमोन देखते हैं और डोरेमोन में आपको वो एक कैरेक्टर नज़र आता है, वो कैरेक्टर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो ये चाहता है कि वो ब्रेड के ऊपर सारे के सारे जो फार्मूला हैं, वो सब चीज़ें जो उसका लेसन है वो उस पर लिखा जाए, और उसको खा ले और उसको वो सब चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वही कुछ जो है वो यहाँ पर किया जा रहे हैं। दूसरे वर्ड्स में भी ये कह सकते हैं कि जो डोरेमोन में उन्होंने आइडिया है वो उन्होंने ये गलिवर की इस चीज़ से लिया है कि बिस्किट खिलाए गए जिसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं, तो वो उनको बच्चों को खुद से याद हो जाए। स्विफ्ट ridiculed ऑल these प्रोजेक्ट्स एंड क्रिटिसाइज द साइंटिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। अब यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे थे लैप्यूटा में, तो वो सारे के सारे यहाँ पर हमें स्विफ्ट ने थ्रू गलिवर हमें ये सब चीज़ें दिखाई हैं, और फिर उसको उसने क्रिटिसाइज़ किया बहुत ज़्यादा। इनको सिर्फ़ और सिर्फ बताने से ही जो है वो उसने उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया कि वो इतने जो यूज़लेस टास्क थे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए थे, यानी साइंस को किसी कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको ऐसे यूज़लेस टास्क में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे थे कि जिसका कोई आउटपुट भी होने वाला नहीं था। Next is chapter number 6. Chapter number 6 says that Gulliver visited school of political projectors. अभी वो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी इससे पहले उसने सारे दूसरे चीज़ें देखी हैं, विज़िट किया है बाकी सारे प्रोजेक्टर्स का। अब वो पॉलिटिकल प्रोजेक्टर्स की तरफ आ गया है। इससे पहले उसने साइंटिफिक और एजुकेशनल प्रोजेक्टर्स जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है। नाउ ही इज़ हियर टू क्रिटिसाइज पॉलिटिकल प्रोजेक्टर्स। और इसमें क्या हो रहा है, तो डायग्नोज द इल्स ऑफ पॉलिटिकल असेंबलीज एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर द क्योर। ये प्रोजेक्टर्स क्या कर रहे थे, किस चीज़ पे काम कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल असेंबलीज़ हैं उनके अंदर जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोज कर दिया जाए, ना सिर्फ डायग्नोज किया जाए बल्कि उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उनके मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब की जा सकें। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो, अब वो जो वो मेडिसिन्स जो होंगी उनको ट्रीटमेंट करने के लिए पॉलिटिकल असेंबलीज़ के जो लोग हैं या वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको क्योर करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए मेथड्स उसने कौन से बताए हैं जी, जो कि स्विफ्ट ने एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया है और उसकी ये विश है कि इस तरह से किया जाना चाहिए। इसी सूरत में जो ये पॉलिटिकल मेंबर्स हैं ये इनको आप सही कर सकते हैं। और वो क्या उसने मेथड्स बताए हैं, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको एक ह्यूमर का टच भी मिलेगा। किकिंग, पिंचिंग और कास्टिंग वोट एग्जैक्टली अपोजिट द ओपिनियन ऑफ द वोटर। यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो उसके लिए पॉलिटिकल डेथ हो जाती है। उसको आप मारें, उसको खूब मारें, उसको पिंच करें और उसके जो वोट है वो भी उसको कास्ट उसके लिए नहीं होने दें, और बल्कि उसकी जो अपोजिट है उसको आप वोट कास्ट करवा दें। फिर उसके बाद उसने देखा है जी, अ डिवाइस टू इंटरचेंज द हेड्स ऑफ अपोजिट पार्टीज़। और वहाँ पर ही उन्हीं में से एक प्रोजेक्टर जो वो ये काम कर रहा था कि अपोजिट पार्टीज़ के जो लोगों के हेड्स थे उनको इंटरचेंज किया। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक पॉलिटिकल लीडर हैं और उसके जो अपोजिशन पार्टी है उसका एक पॉलिटिकल लीडर है, दोनों के हेड्स, जस्ट इमेजिन कैसा सोच रहा है स्विफ्ट, और इसको सोचने के बाद वो खुद सोचो इन्जॉय कर रहा है, रीडर भी उसको इन्जॉय कर रहा है कि दो अपोजिट पार्टीज़ हैं और वो दोनों, आप सोच लीजिए कि आप क्या सोचती हैं। आपने इमेजिन खुद से करना है कि आप कौन कौन से लोगों को रख के रहना चाहते हैं, कि किन दो लोगों के आपस में हेड्स जो हैं उनको इंटरचेंज किया जाए। तो वो वहाँ पर उसने कहा कि जी दो पॉलिटिकल जो अपोजिट पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनको इंटरचेंज किया जाता, और उसके लिए जो हमने लिया एक्सट्रैक्ट, द टू हाफ ब्रेन्स वुड सून कम टू अ गुड अंडरस्टैंडिंग। असल में ये उसने आयरॉनिकली एक मैसेज कन्वे किया है, और वो ये है कि अनलेस एंड अनटिल आपकी जो सोच है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, तब तक यू कैन नॉट ब्रिंग पीस टू द सोसाइटी।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे बैठें और यहाँ पर जो ब्रेन का इंटरचेंज होना या हेड का इंटरचेंज होना है, दैट इज़ द सिंबॉलिक मैसेज जो कि स्विफ्ट हमें दे रहा है, और उसमें ये है टू कम टू अ गुड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज़ डिस्कशन। डिस्कशन चल रही थी वहाँ पर कि क्या लोगों को किस चीज़ पर टैक्स करना चाहिए। यानी यहाँ पर बैठकर दे ये टैक्स का वेट किया जाता है कि अच्छा ऐसा करते हैं कि आटे पर टैक्स लगा दें, ऐसा करते हैं कि मोबाइल के जो कार्ड्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दें, आप यूटिलिटी बिल्स पर टैक्स लगा दें, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ पर डिस्कशन ये हो रही है टू टैक्स पीपल ऑन देयर वाइसेस, फॉलीज, जस्ट बाय देयर नेबर्स, कि उनके नेबर से पूछेंगे जो आपके साथ वाले साहब हैं, तो उनके अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी गलतियां वो करते हैं, तो उसकी बुराइयों की जो करने की जो पनिशमेंट हो, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो जब आप उनसे टैक्स लेंगे तो वो कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज फॉलीज एंड वाइसेस। सो दिस इज़, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव मैसेज which Swift conveys through his novel, through this part of his novel, his third voyage, लेप्यूटा के जो उसका स्टे है उसके थ्रू वो हमें ये चीज़ बताना चाहता है कि जो लोग हैं उनकी गलतियों पर अगर उनको टैक्स किया जाता है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंबॉलिक है। एक्चुअली वो ये चाहता है कि अगर आप अपने सोसाइटी में पीस लाना चाहते हैं तो बेस्ट इज़ द वे कि आप अपनी जो फॉलीज़ हैं, अपनी वाइसेस हैं, उनको आप खुद से असेस करें, और बजाय इसके कि आप दूसरों की फॉलीज़ को और वाइसेस को उनको नज़र में रखें और उनके बारे में ये आप एक जजमेंट लेकर के आएँ, उनके बारे में डिसाइड करना शुरू कर दें। और ये तो हो गया उनकी नेबर्स की ओपिनियंस। उसके बाद, और अपॉन देयर ओन सेक्शुअल इंक्लिनेशन स्ट्रेंथ इन पोलाइटनेस एज क्लेम बाय देमसेल्व्स, कि वो अपने बारे में उनका क्या ख्याल है उसके बारे में जो है वो उनको टैक्स किया जाए। यानी कि कुछ नेगेटिव कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, कुछ पॉजिटिव कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, यानी दोनों एक्सट्रीम्स की तरफ अगर वो जाते हैं तो उनको टैक्स करना चाहिए है। उसके बाद जो दूसरी बात थी वो ये थी कि शुड नॉट बी टैक्स फॉर ऑनर, जस्टिस, विजडम एंड लर्निंग, कि इन चीज़ों के बारे में, यानी कि जो बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। नॉट फाउंड इन नेबर एंड नॉट गिवन वैल्यू इन वंस ओन सेल्फ, क्योंकि कोई भी नेबर किसी दूसरे में ये पसंद नहीं करता और ना ही वो ये कर सकता है। उसको किसी दूसरे का विजडम विजडम नज़र नहीं आता, किसी दूसरे का जस्टिस जस्टिस नज़र नहीं आता, इसलिए वो किसी दूसरे में ये देख ही नहीं सकता। और अपने अंदर अगर है तो वो अपने अंदर उसको जज नहीं कर सकता, या वो उस लेवल तक उसको वैल्यू नहीं कर सकता। एंड वीमेन शुड बी टैक्स एज पर द ब्यूटी ड्रेसिंग, और वीमेन जो हैं उनको भी टैक्स करना चाहिए है अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटी ब्यूटी एंड ड्रेसिंग। नेक्स्ट इज़ अ सिस्टम टू डिटेक्ट कॉन्स्पिरेसीज। अब ये एक और वहाँ पर प्रोजेक्टर चल रहा है, वो प्रोजेक्ट केस पे काम कर रहा है कि एक सिस्टम टू डिटेक्ट कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज जो बनाई जाती हैं, कुछ लोग बैठकर बना रहे होते हैं, कुछ एजेंसीज बना रही होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बना रही होती हैं, तो उन कॉन्स्पिरेसीज को पहले से ही डिटेक्ट कर लेना चाहिए। और उसको डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बना रहे थे बाय एग्जामिनिंग द सिटीजन्स पर्सनल हैबिट्स, जजिंग देयर थाट्स। और वो सिस्टम काम कैसे करेगा कि वो सिटीजन्स को एग्ज़ामिन करेगा कि वो उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कहीं कॉन्स्पिरेसीज तो नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं, या उनकी पर्सनल हैबिट्स को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, या फिर उनकी थॉट्स को जज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताएंगी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज तो नहीं हो रही कहीं से। तो ये भी एक तरह से आप देख लीजिए कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है सोसाइटी को, कि जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें जो हमारी जो पर्सनल हैबिट्स हैं, अगर इन सब को एक्सपोज कर दिया जाए
तो हम कितने ज़्यादा एक दूसरे के सामने शेमफुल फील करेंगे। तो राइट स्विफ्ट हमें ये चाहता है कि हम उस वक्त से बच जाएं कि ये प्रोजेक्टर्स तैयार हो जाएं और हमारे सामने आ जाएं, या हमें वो दिन देखना पड़े कि जब ये सब चीज़ें तैयार हों और हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ें। तो बेहतर है कि हम पहले से अपने आप को ठीक कर लीजिए। गलिवर एडिड बाय सजेस्टिंग टू एग्जामिन द एक्यूज्ड पर्सनस राइटिंग। अब वहाँ पर गलिवर ने एक और चीज़ वहाँ पर ऐड की, उनको कहा कि आप अपने सिस्टम को जो बनाएंगे उसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लीजिए कि आप जो एक्यूज्ड पर्सन है उसकी जो राइटिंग है उसको भी ऑब्ज़र्व करें, एग्ज़ामिन करें, तो उससे भी आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि स्विफ्ट कन्वेज वेरी ब्लीक एंड पिंचिंग सटायर है। हिज पॉलिटिकल फील्ड के ऊपर वो सटायर कर रहा है। मेनली फोकस जो उसका चैप्टर नंबर 6 में है वो पॉलिटिकल फील्ड पर है। एंड ही इज़ सटराइजिंग द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स आफ्टर दे गेट सिलेक्टेड। और यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जब वो पहले वोट करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आते हैं और व्हेन दे बिकम द लीडर्स और द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो उस वक्त उनकी क्या एटीट्यूड होता है, तो वो उसको उसने क्रिटिसाइज़ किया है। सोशल बिहेवियर ऑफ मासेस के लोगों का सोशल बिहेवियर कैसा है कि बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं वो अपने सोसाइटी की तरफ, अपने गवर्नमेंट की तरफ, अपनी ड्यूटीज़ की तरफ, तो वो नहीं होना चाहिए। वीमेन ऑब्सेस्ड टेंडेंसी टुवर्ड्स ब्यूटी, और जो वीमेन जो हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ब्यूटी से ही वो सोचती हैं, ब्यूटी से अलावा हटकर कोई कंस्ट्रक्टिव सोच जो है वो सोसाइटी को करने के लिए, रिफ़ॉर्म करने के लिए कोई भी या सर्व करने के लिए वो नहीं कर रही होती हैं, सिर्फ उनको अपनी ब्यूटी से ही गर्ज होती है। तो वो उसने ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब को उसने पॉइंट आउट किया है, इन सब को उसने क्रिटिसाइज़ किया है। नेक्स्ट कम्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या हुआ, ही लेफ्ट बालनी बारबी, वो जो ये जहाँ पर लैंड ऑफ प्रोजेक्टर्स है, ही लेफ्ट दैट लैंड एंड ट्रैवल टू द सी पोर्ट ऑफ माल्डोनेडा इन ऑर्डर टू विजिट द आइलैंड ऑफ लग्नेग। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड। लग्नेग जो आइलैंड है वहाँ पर वो गया है। लग्नेग इज़ हैविंग अ ट्रेड विद जापान, सो ही हैड अ प्लान टू गो बैक टू यूरोप। अब वो जो लग्नेग था उसको इसके बारे में पता था कि जी जो लग्नेग का आइलैंड है वहाँ से जापान के साथ एक ट्रेड चलता है, तो अगर वो वहाँ चला जाए तो वहाँ से वो अपने घर वापस जा सकता है। बाय डाइवर्टिंग द रूट वेंट टू द आइलैंड ऑफ ग्लब डब ड्रिप। अब ये एक और आइलैंड है जहाँ पर ये गया है, और यानी कि ये अभी लग्नेग जाने के रास्ते में ग्लब डब ड्रिप से होकर जाएगा। ये वहाँ से अपने से रूट थोड़ा सा चेंज किया और ग्लब डब ट्रिप की तरफ चला गया। इन आइलैंड ऑफ मैजिशियंस, अब ग्लब डब ट्रिप जो है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि दिस इज़ एन आइलैंड ऑफ मैजिशियंस। यहाँ पर बहुत सारे जादूगर रहते हैं और वो जादू करते रहते हैं हर वक्त। अलॉन्ग विथ हिज टू कंपेनियंस, दो लोग और भी इसके साथ हैं जो कि मेल्डोनेडा जा रहे हैं और वो ये उनके साथ ट्रैवल कर रहा है, और चूंकि वो इसके साथी हैं इसलिए वो भी ग्लब डब ट्रिप चले गए हैं। The ruler brought the dead to life and used to make them 24-hour servants by using the power of magic. जो यहाँ पर गुलाब डाबरेप का जो रूलर है उसने विद यूज़ ऑफ मैजिक उसने ये किया कि जो लोग दुनिया से जा चुके उनको उसने विद द पावर ऑफ हिज मैजिक उसने उनको ज़िंदा किया और उनको अपना 24 आवर सर्वेंट बना लिया है। तो यहाँ पर भी वो इनफैक्ट क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि अगर ह्यूमन बींग्स को ये एडवांटेज मिले या उनको ये फैसिलिटी मिले या उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो किसी से ये काम ले सकें, तो वो बिल्कुल लेंगे विदाउट अ सिंगल टग ऑफ थॉट के जी ये इनके लिए जिससे वो काम ले रहे हैं उसके लिए कितना हैक्टिक हो सकता है। उनको सिर्फ इस एक चीज़ की गर्ज है कि उन्होंने उनसे काम लेना है। गलिवर वॉज अफ्रेड ऑफ देम एट फर्स्ट, जब उसने उनको फर्स्ट टाइम देखा तो डेफिनेटली उनके अंदर कोई लाइफ वाली चीज़ें तो मौजूद नहीं हो। तो सिर्फ वैसे ही अगर आप जो हॉरर मूवीज़ में कैरेक्टर्स देखते हैं कि जो एकदम से मरे हुए लोग ज़िंदा होकर आते हैं, तो उनकी आपने देखा होगा कि अक्सर वो उनकी शेप थोड़ा सा फ़र्क कर देते हैं, उनका जो कम्प्लेक्शन होता है वो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग बींग्स।
तो उसकी वजह से वो पहले थोड़ा डर गया। लेटर ऑन ही वॉज ऑफर टू कॉल अप फ्रॉम द डेड एनी वन ही वॉन्टेड। जब वो थोड़ा सा बेहतर हुआ तो उसको ऑफ़र की गई कि अगर तुमने भी किसी से मिलना है, किसी डेड लोगों से, डेड पीपल से, तो तुम उनसे मिल सकते हो। तो फिर क्या हुआ, गलिवर रिक्वेस्टेड टू सी अलेक्जेंडर द ग्रेट, देन हैनिबल, सीज़र एंड पॉम्पे। उसने कहा कि मैंने ये 4-5 लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे नहीं मिलवा दें। तो उन्होंने इसको बुलाया। ही आस्क्ड क्वेश्चंस बट द आंसर्स डिड नॉट मैच द फैक्ट एक्सप्लेन द हिस्ट्री। जो अब इसने इन सारे लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे। अब ये चारों लोग जो हैं, इनका ताल्लुक जो है वो आर्मी से है, इन सब का ताल्लुक जो है वो फोर्सेस से है। तो इसने उनसे क्वेश्चंस किए कुछ। जब उन्होंने इनके आंसर्स दिए तो इसको ये पता चला कि जो कुछ भी हिस्ट्री में ये पढ़ चुका है दैट इज़ टोटली कॉन्ट्री टू इट, दैट इज़ टोटली ऑपोजिट टू इट, जो कि इन्होंने इसको जवाब दिया है। इससे इसको पता चला कि हिस्ट्री में जो चीज़ें भी बताई गई हैं दे वर मिस रिप्रेजेंटेड। The first seemed to be an assembly of heroes and demigods, the other a knot of peddlers, pickpockets, highwaymen and bullies। जी, अब यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट लिया जो नावल है उसमें से, और इसके थ्रू हमें स्विफ्ट ये बताना चाहता है कि ये जो हमने ये कैरेक्टर्स पढ़े हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दोज एजेस, और ये जो हीरोज़ थे हिस्ट्री के, उनके बारे में कि हमने इनको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया और हमने इतना ज़्यादा इनको मैग्नीफाई किया कि हमने इनको हीरोज़ बना दिया, यहाँ तक कि हमने उनको डामी गॉड्स बना दिया। तो उसने कहा कि वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो पेडलर्स थे, पिक पॉकेट्स, हाईवे मैन थे, बलीज थे। यानी जो कुछ भी उन्होंने किया उन्होंने अपने एडवांटेजेस के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए किया, और हिस्ट्री ने उनको हीरोज़ बना दिया। Swift criticizes the heroic figures of history who did everything for their own personal benefits, and history presented them as heroes. उसको लगा कि history did not present them, rather history mispresented them. अब यहाँ पर हमें नज़र आती है bleak satire, because they are the same as were described as the rope dancers in first voyage। कि first voyage में हमें rope dancers दिखाए गए थे कि जो एक तो अपना जो वो आर्टिस्ट हैं वो अपना दिखाते हैं कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं, आर्ट एक एग्जिबिट करते हैं, और आर्ट में वो दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो उसमें फिटेस्ट होता है वो तो सर्वाइव कर जाता है, बाकी जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो उसने असल में वो ये बताना चाहता है, उसने हर वॉयज में जो है इस तरह का एक पॉइंट ज़रूर रखा है जो उसकी इस चीज़ को कन्वे कर रहा है कि वहाँ पर रोप डांसर्स थे, और यहाँ पर उसने बताया हमें कि वो हीरोज़ हैं जो हमने हिस्ट्री के बनाए हैं, और वो असल में वो क्या हैं, वो रोप डांसर्स थे कि जो अपने वक्त में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की उस वॉर में शामिल हुए जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, जो उन्होंने हासिल भी कर लिए, और हिस्ट्री ने उनको उनके सर्वाइवल की वजह से हीरोज़ बना दिया। और फिर सेकेंड वॉयज में द किंग कॉल्स द ब्रिटिश हिस्ट्री, किंग जो है वो करता है, कन्वे करता है उस क्रिटिसिज्म को जो स्विफ्ट लाना चाहता है इन सब चीज़ों के थ्रू, इन हीरोज़ के थ्रू, उसके रोप डांसर्स के थ्रू, और किंग के उस जो उसने कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है अबाउट द ब्रिटिश हिस्ट्री, और वो क्या है जी, अ कैटलॉग ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, रिबेलियंस, मर्डर्स, मैसेकर्स, रेवोल्यूशंस, बैनिशमेंट्स की जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो ये इन हीरोज़ के कुछ कमालात की वजह से नहीं बनी है, बल्कि उसमें ये सारी की सारी नेगेटिव, अगर आप देखिए तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव जो उसमें आती हैं, नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाती हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, रिबेलियन, सब चीज़ें जो हैं वो उसने कहा कि नेगेटिव टेंडेंसीज़ जो हैं वो सब की यहाँ पर हमें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है वो कॉन्टिन्यूअल है, उसका जो हम पीछे पढ़ रहे थे कि वो किन किन से मिला है। अब वहाँ पर उसने उन हेरोइक फिगर से मिला जो कि हिस्ट्री में हमें बताया कि दे वर वेरी ब्रेव,
और अभी वो मिल रहा है हमें फ़िलोसोफ़र से मिला रहा है। गलिवर डिमांडेड टू सी होमर, अरिस्टोटल, डिस्कार्टिस एंड गैसेंडी इन ऑर्डर टू शो हाउ दे वर मिस रिप्रेजेंटेड। अब वो इनको जज करना चाहता था कि ये कितना मिस रिप्रेजेंटेड किए गए हैं। और इसमें उसने ही हेल्ड अ डिस्कशन सेशन बिटवीन एरिस्टोटल एंड डिस्कार्टिस एंड गैसेंडी, इन तीनों के दरमियान उसने एक डिस्कशन होल्ड किया। और उसमें क्या हुआ कि जी उन दोनों ने अपने फ़िलासफ़ीज़ प्रेजेंट किए और एरिस्टोटल रिफ्यूटेड देयर फ़िलासफ़ीज़, और एरिस्टोटल ने उनके फ़िलासफ़ीज़ को टोटल रिफ्यूट कर दिया। तो फिर उसके बाद उसने ही सॉ रीसेंट किंग्स एंड देयर एंसेस्टर्स, के जो रीसेंट किंग्स गुजरे थे कुछ करीब करीब के, उन किंग्स को देखा, उनके एंसेस्टर्स को देखा। एंड ही फाउंड दैट देयर एंसेस्टर्स वर ऑर्डिनरी मैन, यानी कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो कोई बॉर्न किंग्स नहीं थे, रादर दे वर ऑर्डिनरी मैन। ऑर्डिनरी मैन किस किस्म के थे जी? पेजेस, लैकीज, वॉलेट्स, वॉट कोचमैन, गैंगस्टर्स, फिडलर्स, प्लेयर्स, कैप्टन एंड पिक पॉकेट्स, यानी कि बड़े ही ऑर्डिनरी मैन। सारे के सारे जो हैं वो सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सारे के सारे जो हैं वो बहुत ही लोअर क्लास कैटेगरी में आते हैं, लोअर क्लास एटम ऑफ सोसाइटी में आते हैं। तो वो उसने बताया कि ये थे वो एंसेस्टर्स। सो उसने उससे कंक्लूड किया कि हिस्टोरियंस मिस रिप्रेजेंटेड, दे प्रेजेंटेड फूल्स एज द मोस्ट सजेशियस, कि जो सबसे ज़्यादा फूल्स होते थे उनको हिस्ट्री ने सजेशियस बना करके, बहुत अक्लमंद, बड़े वाइज हैं, उस तरह से पेश किया। जो ट्रेटर्स थे, ट्रेटर्स एज पैट्रियोट्स, के ट्रेटर्स को पैट्रियोट्स बनाकर प्रेजेंट किया गया। तो स्विफ्ट ने ये सारी की सारी क्रिटिसिज्म किया है जो इंग्लैंड है उसके जो मैनर्स हैं, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, जो उनके लोग हैं, उन सब के ऊपर। इवन उसने हिस्टोरिकल हीरोज़ के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया। ग्रेट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री वर ट्रैचरी। अब यहाँ पर स्विफ्ट ने थ्रू गलिवर ये चीज़ बताने की कोशिश की कि हिस्ट्री में जो भी कोई ग्रेट इवेंट्स हुए हैं वो भी आउटकम ऑफ ट्रैचरी थे, यानी कि वो कोई नोबल डीड्स नहीं थे, बल्कि दे वर ट्रैचरस एक्ट्स जो कि किए गए थे, जिसमें उसने एक हमें कन्वे किया हाउ अ होर कैन गवर्न द बैक स्टेयर्स द काउंसिल एंड द काउंसिल अ सेनेट, यानी कि किस तरह से एक बैड वुमन जो है वो जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस हैं या इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको गवर्न करती है, उनके ऊपर अपना हुक्म चलाती है। और वो लोग जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो एक काउंसिल को रन कर रहे होते हैं, और काउंसिल जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो एक सेनेट को रन कर रही होती है। यानी इन अदर वर्ड्स अ बैड वुमन वाज रनिंग अ स्टेट, ये वहाँ पर हमें कह रहा है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमें ये बताता है द गलिवर केम बैक टू मेल्डोनेटा। अब वहाँ से ये छोड़ आया, वो जो लैंड ऑफ मैजिशियंस था उसको छोड़ आया, एंड ही केम टू मेल्डोनेटा टू गो टू लागनिक। अब लागनिक जाने के लिए, जो कि इसका पहले से इरादा था जाने का, उसके लिए आया एंड अराइव्ड एट द पोर्ट सिटी ऑफ क्लामेगिंग अलॉन्ग विद हिज कंपेनियन। जब ये वहाँ उस शहर में पहुँच गया, वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हुआ कि गलिवर क्लेम टू बी हॉलैंडर, उसने बताया कि वो हॉलैंड का रहने वाला है। ऑन इंट्रोगेशन जब उसे पूछा गया, सिंस ही न्यू दैट दे वर अलाउड देयर, और उसको ये उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंट्रोगेशन हुआ, दूसरे के साथ प्रॉब्लम आया, तो इसको लगा कि अगर वो ये कह देगा तो इसके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी आप ये देखिए कि जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था इसका फर्स्ट वॉइस से, तो उस वक्त हमें देखा कि गलिवर वॉज एन इनोसेंट पर्सन। और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द लेवल कि पार्ट 3 का लेप्यूटा जो है, अब हम चैप्टर नंबर 9 पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गलिवर अब ही टेल्स अ लाई टू सेव हिमसेल्फ। और वहाँ पर उसने क्या किया कि वो उसने बताया कि जी मैं हॉलैंड से हूँ। सेंट अ रिक्वेस्ट टू द किंग्स गेट परमिशन टू लिक द डस्ट एट हिज फीट, कि जैसे आप किसी को ये कहते हैं कि जी आप कभी हमें भी अपने दौलत खाने आने का मौका दीजिए, हम भी कभी आएँ आपकी खिदमत करें, और फिर आपको वो शख्स कहे आएँ जी, और आप जाएं वहाँ पर खुशी खुशी, और वो कहें नहीं जी चलें जी खिदमत करें, आप मेरे बर्तन धोएं, आप मेरे सफाई करें, आप ये भी करें वो भी करें, तो वो आप सोचते हैं लो जी मैंने तो इसको इडियोमेटिकली कहा था, नहीं मुहावरतन कहा था, और इसने तो उस बात को हकीकी तौर पर ही ले लिया। तो बिल्कुल उसी तरह से गलिवर ने किंग को ये मैसेज भेजा, ये रिक्वेस्ट भेजी कि जी आप कभी मुझे मौका दें कि मैं भी आऊँ और आपके कदमों की खाक को चूमूं। तो किंग ने कहा कि जी तशरीफ़ लाइए और आकर खाक को चूमिए, और ऐसा ही ऑर्डर जो है वो उसको दिया गया।
तो मिशन ग्रांटेड लिटरली। और क्या करना था, ही हैड टू क्रॉल ऑन बैली, उसको पेट के बल चलकर किंग के पास जाना था, एंड लिक द फ्लोर, और लिटरली उसको जो फर्श था, जो फ्लोर था, उसने उसको चाटना था, जैसा कि उसने अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी टू लिक द डस्ट। तो वो तो इडियोमेटिकली था, लेकिन किंग ने उसको लिटरली जो है वो उसको लिया है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज़ उनके सिटी में या उनके स्टेट में ये चीज़ें पहले से चल रही थी, और वो चीज़ गलेवर को पता नहीं थी कि यहाँ पर ये लिटरल टर्म्स में ये काम होता है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ पर क्या किया जी, उसके लिए ही सिंस ही वॉज अ स्ट्रेंजर, द फ्लोर वॉज क्लीन फॉर हिम, उसके लिए फर्श को साफ़ किया गया कि उसने आना है और उसने लिख करना फ्लोर को। यूजुअली यूज टू पनिश एंड ट्रैप राइवल्स, और वो फ्लोर जो था वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पनिश करने के लिए या उनको ट्रैप करने के लिए, अपने दुश्मनों को, तो उसको यूज़ किया जाता था। जब वो लिक करने के लिए आते थे, वो क्या किया जाता था कि या तो बाय पुटिंग एक्स्ट्रा डर्ट, वहाँ पर ढेर सारी मिट्टी फेंक दी जाती थी कि चलो अब चाटते रहो मिट्टी। तो वो ये किया जाता था बाय पुटिंग पॉइजन द फ्लोर। और समटाइम्स ये होता था कि फ्लोर के ऊपर पॉइजन जो है वो डाल दिया जाता था कि जब उनका जो बहुत ज़्यादा, जिससे वो तंग है, बहुत इरिटेटिंग एक कोटियर आता है, तो वो जो वहाँ पर आएगा लीकिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली वो पॉइजन के बाद वो मर जाएगा। बट समटाइम्स इनोसेंट पीपल डाइड ड्यू टू पॉइजन, कि कभी कभार जो इनोसेंट पीपल होते थे, जिनको सिर्फ लाइटली पनिश करना होता था, तो वो आते थे और वो लिक करते थे, तो वो कहीं बहुत सही साफ नहीं हुआ होता था, तो उसकी वजह से उनकी भी डेथ हो जाती थी। तो दिस इज़ द ब्लीक सटायर ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, कि किस तरह से लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरह से उनको मार देते हैं, उनसे अपना बदला ले लेते हैं, और उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू है। किंग वॉज प्लीज्ड सो मेड अरेंजमेंट्स फॉर गलिवर टू स्टे। तो किंग जो है वो इस चीज़ पे बहुत खुश हुआ कि जी एक स्ट्रेंजर है और वो आया है और उसने लिख किया है, तो वो इम्प्रेस हो गया गलिवर से। उसने उसको कहा कि आप यहाँ पर रुक जाइए हमेशा के लिए, अब यहाँ पर रुक जाइए, और फिर गलिवर ने वहाँ पर 3 मंथ्स के लिए स्टे किया है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10 विच सेज दैट लग्नेगियंस वर पोलाइट एंड जेनरस पीपल। वहाँ के लोग बहुत जेनरस थे, और फिर वहाँ उन्होंने उसको क्या बताया, गलिवर केम टू नो अबाउट स्ट्रालबर्ग्स। जो अब ये जो स्ट्रालबर्ग्स थे, स्ट्रालबर्ग्स वर बॉर्न विद अ रेड बर्थ मार्क इन देयर फोरहेड्स, उनके फोरहेड्स में एक रेड कलर का बर्थ मार्क हुआ करता था, विच वॉज एन इंडिकेशन ऑफ दर इमोर्टैलिटी विच वॉज फाउंड रेयर, कि उनको ये इंडिकेशन होता था इस चीज़ का कि दे आर मोर इमॉर्टल बींग्स, के वो कभी मरेंगे नहीं। और ये बड़ा रेयर किस्म का होता था, यानी कि हर कोई बंदा इमॉर्टल नहीं हो सकता था, कभी किसी की फैमिली में कोई एक बंदा जो है वो कोई इमॉर्टल हो जाता था। गलिवर वॉज डिलाइटेड टू हियर अबाउट देम, गलिवर तो बहुत खुश हो गया कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग इमॉर्टल हैं, एंड विश टू बी वन ऑफ देम। अब उसने कहा कि काश मैं भी इनमें से होता, मैं भी इमॉर्टल होता, एंड थॉट अबाउट हिज प्लान्स इफ़ ही वर एन इमॉर्टल। और अब उसने प्लान्स भी सोचने शुरू कर दिए कि अगर मैं भी इमॉर्टल होता तो मैं क्या क्या करता। और उसने कहा कि मैं क्या करता, टू इंस्ट्रक्ट मैनकाइंड टू लर्न फ्रॉम पास्ट, सीक वर्चू एंड अवॉइड करप्शन। अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज़ द मैसेज कन्वेड बाय स्विफ्ट थ्रू द माउथ ऑफ गलिवर। गलिवर के थ्रू वो हमें ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि आपको अपने पास से सीखना चाहिए और हमेशा आपको अच्छे काम करने चाहिए और करप्शन को अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे कि आप अपनी लाइफ को, आप अपनी सोसाइटी को आप पीसफुल बना सकते हैं। Later, he was told that immortals also suffer from diseases and weaknesses of old age, ultimately loss of memory, and opinionated, morose, vain, peevish, and covetous. अब जब वो लोगों को पता चला, लग्नेगियंस को, तो पहले तो वो बहुत हंसे इस बात पर, वो खुश भी हुए। और उसके बाद उन्होंने उसको बताया कि भाई साहब जो इमॉर्टल्स होते हैं वो ये नहीं कि वो सारा वक्त यंग रहते हैं, वो इमॉर्टल ज़रूर होते हैं लेकिन उनको बीमारी भी लगती है, उनको खांसी भी लगती है, उनको गला भी ख़राब होता है, उनको बीमारियां भी आती हैं और वो बूढ़े भी होते हैं।
ओल्ड एज में भी जाते हैं, वीक भी होते हैं, और सारी वीकनेसेस ऑफ ओल्ड एज जो हैं वो उनको सफ़र करनी पड़ती हैं। अल्टीमेटली वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि जब वो सब कुछ भूल जाते हैं और उनको कोई भी पता नहीं रहता है। और अल्टीमेटली जो है वो हमें जो उसने बताया है, ओपिनियनेटेड, मोरोज, बेन, पेविश एंड कबटस, ये उसने हमें ट्रेट्स बताए हैं कि जो उस वक्त उनके अंदर आ जाते हैं कि वो मूडी हो जाते हैं, इल ह्यूमर्ड हो जाते हैं, और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, फिर वो एनवियस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी हैं। तो फिर क्या हुआ कि गलिवर को लगा कि ये कोई बहुत फैसिनेटेड चीज़ नहीं है, सो ही लेफ्ट द विश। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इमॉर्टल नहीं होना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा है कि बंदा मर तो सकता है। दैट नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वॉयज। किंग ऑफर्ड गलिवर टू स्टे परमानेंटली इन लागनेक। अब जो किंग है वहाँ का, उसने कहा कि जी भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप यहीं पर रुक जाइए हमेशा के लिए। बट ही डिक्लाइंड, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड रिक्वेस्टेड टू अलाउ टू गो बैक टू हिज होम। जिसने कहा नहीं प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए। किंग अलाउड एंड ग्रांटिंग में रेफरेंस लेटर टू द एम्पर ऑफ जापान। अब किंग ने उसको अलाउ भी कर दिया, एक रेफरेंस लेटर भी दे दिया कि जब आप जापान जाएंगे तो वहाँ के जो एम्पर है उसको अपनी तरफ से ये लेटर दीजिएगा। और मई 16 1709 में ही लेफ्ट फॉर जापान, जापान के लिए निकल गया है। और जब जापान पहुंचा, ही वॉज रिसीव्ड विद एन ऑनर। उसको बहुत इज़्ज़त के साथ उसको रिसीव किया गया, बिकॉज़ वो एक एम्बेसडर था, फॉरेन एम्बेसडर था, एंड वॉज escorted टू यूरोप। और यूरोप उसको पहुंचाने के लिए, जापान से जब यूरोप के लिए वो सफ़र के लिए निकला, तो उन्होंने उसके बाकायदा तौर पर जो है वो escort किया गया, नहीं कि ये पूरी शान व शौकत के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, इन अदर वर्ड्स उसको वहाँ से सी ऑफ किया गया। इन अप्रैल 1710 ही यानी ऑलमोस्ट एक साल इसको लगा है इस सफ़र में, और इसमें ही रीच्ड एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम पहुंचा एंड सेल टू इंग्लैंड। और वहाँ एम्स्टरडेम से ये इंग्लैंड के लिए दोबारा से सफ़र के लिए निकल खड़ा हुआ। एंड रीच हिज होम फाइनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years and a half। 5 साल और फिर 6 माह, यानी ऑलमोस्ट 5.5 साल ये अपने घर से बाहर रहा, और फिर ये अपने घर फाइनली पहुंच गया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ हिज थर्ड वॉयज, दैट इज़ ऑफ वॉयज हिज वॉयज टू लेप्यूटा, द फ्लाइंग आइलैंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पार्ट 3 लेप्यूटा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।